देश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में आपको बहुत सारे सुनहरे पल मिल जाएंगे। कैसे एकता, अहिंसा, नॉन कोऑपरेशन के मंत्र से अंग्रेजों का हमने जीना मुश्किल कर दिया। कैसे सैकड़ों लोग खुशी खुशी अपनी जान दे देते हैं अपने देश के नाम। वहीं दूसरी तरफ आपको ऐसे घाव भी मिल जाएंगे जिन्हें आज भी 80 साल बाद भी आप खोरेदोगे तो देश लहूलुहान हो सकता है। इन्हीं डार्क चैप्टर्स में सबसे सर्वश्रेष्ठ आता है डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1946। वो डायरेक्ट एक्शन जिसने हिंदू मुस्लिम विभाजन को एक गहरी खाई में बदल दिया और देश का विभाजन तय कर दिया। 16 अगस्त को कोलकाता में जो होता है उसे आज हिस्टोरियंस द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से जानते हैं। हजारों लोग मारे जाते हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर होते हैं और उसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का यूनिफाइड इंडिया का जो ग्रैंड सपना होता है वो चूर चूर हो जाता है। जिस नफरत की आग में कोलकाता तब झुलसता है वो एक दिन में नहीं बनता है। लंबे टाइम से चल रहे पॉलिटिकल टेंशन, सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, भुखमरी, आपसी रंजिश, नेतागढ़ के भड़काऊ बयानबाजी और ब्रिटिश राज का लैक ऑफ एक्शन की वजह से यह नरसंहार संभव होता है। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे के करीबन 80 साल बाद इस हादसे को फिर से जानने की, समझने की जरूरत आज हमें आन पड़ी है। क्योंकि 2025 में हमारे कदम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वैसे ही कदम 1945 में बढ़े थे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, यह समझने की जरूरत है क्या था डायरेक्ट एक्शन डे। क्या यह हिंदुओं के खिलाफ एक सोची समझी चाल थी? जिन्ना क्या साबित करना चाहते थे अपने डायरेक्ट एक्शन के थ्रू? इस पूरे कांड में गुजर ऑफ बंगाल मुस्लिम लीग लीडर हुसैन सुहरावर्दी का क्या रोल था? क्या हिंदू इस पूरे हादसे में कंप्लीटली बेबस थे या उन्होंने भी अपना प्रतिशोध लिया? कोलकाता में जो हुआ उसकी गूंज पूरे देश में कैसे और कब सुनाई दी? क्यों कांग्रेस और खुद गांधी जी डायरेक्ट एक्शन के खून खराबे को रोकने में असमर्थ रहते हैं? क्या नतीजा होता है ऐसे वायलेंस का? कौन आखिर पिसता है इस वायलेंस में? इस बारे में हमें नए सिरे से क्यों पढ़ना चाहिए, आइए समझते हैं आज के देशभक्त स्पेशल एपिसोड में। साल था 1946। हमारे देश की आजादी की लड़ाई में एक नाजुक मोड़। वर्ल्ड वॉर 2 के चलते अंग्रेज अपनी जेब खाली देख रहे थे और अपने आप को बहुत कमजोर पा रहे थे। इंडिया से अब उन्हें जाना तो था, इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम। सवाल यह था कि एग्जिट कैसे और कब होगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन के जरिए एक प्रस्ताव रखा कि भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करे, लेकिन जहां सेंटर कमजोर होगा और जो प्रोविंसेस होंगे वो असली पावर होल्ड करेंगे। ये जो एक चिकन चाउमीन वाला अटपटा फॉर्मूला था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को खुश करने के लिए बनाया गया था। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मजबूत यूनाइटेड इंडिया की मांग कर रहा था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक अलग आजाद पाकिस्तान की मांग पर टिका हुआ था, रुका हुआ था। उसके आगे वो बात नहीं कर रहा था। ये उनका स्टैंड 1940 लाहौर रेजोल्यूशन के बाद बन गया था। दोनों पक्षों के बीच शक का माहौल था। मिशन प्लान दोनों को मंजूर नहीं था। फिर नेहरू 10 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं जहां बात उठती है, चर्चा होती है कि कांग्रेस इस कैबिनेट मिशन प्लान को यूनिलैटरली बदल देगा। जिन्ना ने इसे नेहरू का धोखा माना। जिन्ना का मानना था कि बिना किसी बल प्रदर्शन कांग्रेस मुस्लिम लीग की बात कभी मानेगा ही नहीं और मुसलमानों को पाकिस्तान कभी मिलेगा ही नहीं। उन्हें एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर घुट घुट कर ही जीना पड़ेगा। एक टाइम पर जिन्ना अभी हिंदू मुस्लिम एकता की पैरवी किया करते थे, लेकिन अब वो किसी भी हद तक जा सकते थे पाकिस्तान के क्रिएशन के लिए। 29 जुलाई 1946 को जिन्ना डायरेक्ट एक्शन की घोषणा करते हैं। लक्ष्य मुसलमानों की मांगे देश के सामने रखा जाए, स्ट्राइक्स, हड़ताल, रैलीज के माध्यम से। अब यहां आती है ओछी गंदी राजनीति। डायरेक्ट एक्शन होना तो पीसफुल था, लेकिन एक्शन इस डायरेक्ट एक्शन में क्या होगा यह क्लियरली किसी ने बताया नहीं। और अगर कुछ लोगों ने इस एक्शन को लाइसेंस फॉर कॉन्फ्रंटेशन, लाइसेंस फॉर रियल एक्शन समझा, तो जिन्ना ने इस गलतफहमी को हटाने की जरूरत ना समझी। और यही लैक ऑफ क्लैरिटी बंगाल में तबाही मचाती है। बंगाल में मुस्लिम लीग के पास 114 सीट्स थी प्रोविंशियल इलेक्शंस के बाद, कांग्रेस के पास सिर्फ 86 थी। बंगाल प्रोविंस मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन कोलकाता हिंदू मेजॉरिटी थी। और पहले भी छोटे मोटे दंगे होते आए थे जो धीरे धीरे एंटी यूरोपियन से बदलकर हिंदू वर्सेस मुस्लिम बन गए थे। यानी माहौल पूरी तरीके से बन चुका था एक बड़े फेस ऑफ के लिए। इस आग में घासलेट का काम किया 1943 का बंगाल फैमिन ने, जिसने 30 लाख, कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूं, 30 लाख से ज्यादा लोगों की जानें ले ली थी। कोलकाता में माइग्रेंट्स की भीड़ पहुंच चुकी थी। लोग एक तरफ भूख से लड़ रहे थे, वहीं नेतागण अपना पॉलिटिक्स खेल रहे थे। उसके ऊपर झूठ पर झूठ, अफवाह पर अफवाह। जैसा कि अक्सर होता है, इस सब झूठ, अफवाह, हेट पॉलिटिक्स में पिसता आम इंसान ही है, चाहे वो आज की बात करो या 80 साल पहले की। बंगाल में मुस्लिम लीग की लीडरशिप, उसकी वॉलंटियर कोर ने खूब काम किया भीड़ इकट्ठा करने के लिए फॉर डायरेक्ट एक्शन। कलकत्ता पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट्स के आर्काइव अगर आप खंगालोगे तो पता चलेगा कि कैसे लीग के वॉलंटियर्स को लाठी, चाकू, आयरन रॉड्स दिए गए थे। इतना पीसफुल इंतजामात किया गया था।
मेयर सैयद मोहम्मद उस्मान ने भड़काऊ बयानबाजी की, लोगों को हथियार उठाने के लिए कहा, अगेंस्ट हिंदू टिरनी, कम्युनल पैम्फलेट्स भी बांटे गए। यही वायलेंस का इंतजाम 16 अगस्त से पहले हो चुका था और पुलिस को शायद इस इंतजामात के बारे में मालूम भी था। तो सवाल उठता है, अगर पुलिस को मालूम था तो डायरेक्ट एक्शन के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उसका जवाब वही होता है जो आज है वो तब का भी है। बिना एडमिनिस्ट्रेशन के अनुमति के, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज के दंगे का डी भी नहीं हो सकता है हमारे देश में। और यही एंट्री मारते हैं बंगाल के उस समय के चीफ मिनिस्टर और प्रोमिनेंट मुस्लिम लीग के लीडर हुसैन सुहरावर्दी। सबसे पहले सुहरावर्दी ने गवर्नर ऑफ बंगाल सर फेडरिक बरोच से कह के 16 अगस्त को पब्लिक हॉलिडे घोषित करवा दिया। नतीजा यह होता है कि कामकाज ना होने की वजह से हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं कोलकाता के शहीद मीनार पर मुस्लिम लीग के भड़काऊ बयान, भड़काऊ स्पीचेस सुनने के लिए। अब यहां जो स्पीचेस हैं वो डायरेक्ट एक्शन को डू और डाई का टैग देते हैं, सपोर्टर्स को भड़काते हैं, हिंदू डोमिनेशन का खौफ दिखाते हैं और फिर कत्लेआम मचा ही देते हैं। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स इस बात को बयां करते हैं कि सुहरावर्दी बंगाल की पुलिस फोर्स को कंट्रोल करते थे और पुलिस को दंगइयों के खिलाफ एक्शन लेने से मना किया गया था। नतीजा, पुलिस या तो देखती रही या तो कई जगहों पर दंगइयों को लूटपाट में उन्होंने सहायता भी की। सुहरावर्दी ने 16 अगस्त के दिन के अंत तक ब्रिटिश ट्रूप्स की मांग की, लेकिन तब तक वायलेंस काफी फैल चुकी थी। हिस्टोरियंस इस बात पर तो सहमत है कि सुहरावर्दी का जो पार्टीजन रवैया था वही खून खराबे का मुख्य वजह बना। दंगों के पहले 2 दिनों में 16 और 17 अगस्त को हिंदुओं के ऊपर खुला वार होता है। हिंदू मेजॉरिटी नेबरहुड्स और बिजनेसेस को मुस्लिम लीग के वॉलंटियर्स आराम से टारगेट करते हैं बिना कोई पुलिस के रोक टोक, जैसे कि हैरिसन रोड, बो बाजार और कॉलेज स्ट्रीट। लूटिंग, आर्सन, किलिंग के साथ साथ बॉडीज को म्यूटिलेट किया जाता है दहशत फैलाने के लिए। दहशतगिरी की चरम सीमा देखी जाती है केशोराम कॉटन मिल्स में, जहां कहा जाता है 500 से ज्यादा हिंदू काम करते थे। वैसे तो यहां मुसलमान भी काम करते थे, लेकिन 16 अगस्त को मुस्लिम लीग के वॉलंटियर हिंदुओं को यहां टारगेट करते हैं, उन्हें घसीट कर बाहर ले जाते हैं, बॉडीज को टुकड़ों में करते हैं और बगल के कैनाल में फेंक देते हैं। कितने एग्जैक्टली मारे गए, किसने एग्जैक्टली मारा, ये सारे बातें आज तो डिस्प्यूटेड हैं, लेकिन अगर आप आई विटनेसेस की बात करो, ओरल हिस्ट्री की बात करो तो 500 का आंकड़ा बताया जाता है। और इस घटना के बाद यह तो सेट है कि हिंदुओं का वहां से पलायन होता है और इसके बाद रेट्रिब्यूशन किलिंग का भी सिलसिला शुरू होता है। 17 अगस्त से ही हिंदू पक्ष भी अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगता है। गोपाल चंद्र मुखर्जी या गोपाल पाठा हिंदू रेजिस्टेंस को लीड करते हैं। मुस्लिम लीग के वॉलंटियर्स को बहुत बेरहमी से पीछे ढकेला जाता है। कौन था गोपाल पाठा? इतिहासकार तो इस बात पर सहमत है कि गोपाल पाठा एक स्ट्रॉन्गमैन था, हो सकता है एक क्रिमिनल था, जिसका बाद में कांग्रेस ने भी लेफ्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया था 18 अगस्त तक। लेकिन इसी के अंडर हिंदू पक्ष ने पासा पूरी तरीके से पलट दिया था। मुसलमान भी भारी मात्रा में मारे गए। 19 अगस्त तक फिर ब्रिटिश ट्रूप्स ने शांति बहाली की कैलकाटा में। हिस्टोरियन राम गुहा ने अपने रिसर्च के दौरान एंथ्रोपोलॉजिस्ट निर्मल कुमार बोस की वो चिट्ठी ढूंढ निकाली जो उन्होंने 2 सितंबर 1946 को लिखी थी अपने दोस्त और राइटर कृष्ण कृपलानी को, यानी हादसे के सिर्फ 2 दिन बाद। यह फर्स्ट हैंड अकाउंट बोला जाता है। कोलकाता के दहशत के नजारे देखिए, विदाउट एनी फिल्टरेशन लिखे गए हैं। बोस अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि शहर भर में लाशें बिछी हुई हैं, वल्चर्स फीस्ट कर रहे हैं, शहर भर में इंसानों को नोच नोच कर खा रहे हैं। वल्चर्स का पेट भर गया लेकिन लाशें खत्म नहीं होती हैं। दूसरी तरफ रिलीफ वर्क की कोशिश भी पूरे जोर शोर पर है। लोगों ने पैसा, खाना, कपड़ा भी दान किया है, लेकिन यहां भी बंटवारा दिखता है। रिलीफ सेंटर्स भी हिंदू और मुस्लिम में विभाजित हैं। सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हैं। बोस अपने पत्र में अपने आप को हताश पाते हैं। नॉन वायलेंस के तरीके हर जगह लागू नहीं हो सकते हैं, वो खुद पाते हैं। हर जगह नॉन वायलेंस की बात लोग मानने को तैयार नहीं। उनके पैशंस नॉन वायलेंस से काफी ज्यादा ऊपर हो चुके हैं। यह बात सही है कि डायरेक्ट एक्शन डे और उसके बाद जो हुआ उसने गांधी जी के नॉन वायलेंस फॉर्मूले को पूरी तरीके से झिंझोड़ दिया था, क्योंकि कोलकाता एक चेन रिएक्शन शुरू करता है। नोआखाली और त्रिपुरा में भी मुसलमानों ने हिंदुओं पर अटैक किया, बहुत हिंदू मारे गए। वहीं बिहार में बदले की भावना से हिंदुओं ने हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतारा। गढ़मुक्तेश्वर मैसेकर में भी ऐसा हुआ जो नवंबर 1946 में हुआ था। हजारों की संख्या में मुसलमान वहां भी मारे गए। इसके बाद एक चीज तो हो गई, दोनों पक्षों के बीच में सुलह, समझौता, अंडरस्टैंडिंग का चांस बिल्कुल खत्म हो गया। नतीजा यह होता है कि 1946 और 1950 के बीच में ईस्ट पाकिस्तान से 3 लाख से ज्यादा हिंदू कोलकाता पहुंचते हैं और कोलकाता से मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा कम हो जाती है।
उससे भी बड़ा अंजाम यह होता है कि पार्टीशन अब हकीकत बन जाती है, कोई उसे रोक नहीं सकता है, गांधी जी भी नहीं रोक सकते हैं। मुस्लिम लीग अक्टूबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करती है, कांग्रेस के सारे प्रस्ताव ब्लॉक करती है, पाकिस्तान की मांग करती है, एटली इंडिया से एग्जिट करने का डेट सेट कर देते हैं और जल्द ही माउंटबेटन जून 1947 पार्टीशन प्लान फॉर्मुलाइज कर देते हैं। इंडिया का विभाजन देखते ही देखते हो जाता है। फिक्शन को साइड में रखते हुए ये कुछ तथ्य हैं जो हमने आपके सामने रखे आज के एपिसोड में, लेकिन सवाल है क्यों रखे? ये सब स्टडी करने की आज जरूरत क्या है? 80 साल पहले क्या हुआ, उससे आज क्या मतलब है हमें? एक्चुअली हमें कैलकाटा किलिंग्स के बारे में और स्टडी करना चाहिए आज के डेट में, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज फिर से लीडर्स ये बात समझते नहीं है कि उनके बयानबाजी का एक कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। वर्ड्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आज आप इंफ्लेमेटरी जो स्पीचेस दे रहे हो उससे लोग किस तरीके से भड़क रहे हैं, नेतागण ये बात समझते नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना वोट दिखता है, लेकिन उनके शब्दों से इंफ्लुएंस होकर लोग क्या कर देंगे ये बात वो नहीं समझते हैं। ये बात हमें डायरेक्ट एक्शन डे से समझना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, रोबस्ट और न्यूट्रल इंस्टीट्यूशंस की दरकार कैसे हो सकती है, यह हमें कोलकाता किलिंग्स दिखाता है। मालूम था वहां पुलिस को कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, डायरेक्ट एक्शन डे, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, हाथ पीछे खींच लिया ब्रिटिश सरकार ने भी। इसीलिए जरूरत है, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट हो या जुडिशरी हो, उन्हें एग्रेसिवली स्टेप इन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नेतागण तो हमें नोच खाएंगे, लेकिन जो बैलेंसिंग फोर्स है हमारे डेमोक्रेसी में, चाहे वो जज हो चाहे वो कॉप्स हो, उन्हें और अग्रसर होना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, जिस तरीके से पैम्फलेटबाजी हुई, जिस तरीके से मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया गया, जिस तरीके से लोगों को डर में डाला गया, उसी वजह से इतना खून खराबा हुआ, इतने लोगों की जानें गई। आज वही पैम्फलेट है, बस व्हाट्सएप पर आता है। आज वही मिस इंफॉर्मेशन है, लेकिन गोदी मीडिया सर्कुलेट करता है। लेकिन इसका अंजाम क्या होता है, हमें यह देखना होगा द ग्रेट कोलकाता किलिंग से। नंबर 4, इंटर कम्युनिटी डायलॉग और ट्रस्ट को प्रमोट करने की दरकार है, क्योंकि शक का माहौल इतना ज्यादा बन गया था 1946 में कि कोई किसी से बात करने को राजी नहीं, कोई मिडिल वे निकालने के लिए राजी नहीं। यही ब्रेकडाउन इन हिंदू मुस्लिम ट्रस्ट के वजह से कोलकाता को इतना भारी एक कॉस्ट चुकता करना पड़ा। आज के नेतागण यही चाहेंगे, वो ये नहीं चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान सब साथ में बैठकर आपस में डिस्कशन कर ले, क्योंकि फिर तो सवाल विकास पर हो जाएगा ना। वो तो चाहते ही है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के अगेंस्ट सवाल करते रहे। इससे हमें बचना होगा। पॉइंट नंबर 5, जो हिस्टोरिकल ट्रॉमा है ना, और यह हमारे इतिहास की सबसे बड़ी कमजोरी है कि कहीं ना कहीं हमने पार्टीशन का पेन, हमने जो राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, हमने भुला दिया है। इसको कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस कहते हैं, कि हमने कहा देखो ये सब तो हो गया, मारकाट हो गया, दंगा हो गया, अब तो नए सिरे से हमने इंडिपेंडेंस कर दिया है, नया शुरुआत है, इसको हम भुला देते हैं। लेकिन जब हम भुला देते हैं तो वही गलतियां हम फिर से करने बैठ जाते हैं, और आज हम वही गलतियां कर रहे हैं। और अब ये जो पास्ट है ना, ये जो घिनौना पास्ट है, इसको लोग एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेतागण भाषणबाजी कर रहा है, डायरेक्टर मूवी बना रहा है, और अस वर्सेस देम का ये जो नैरेटिव है फिर से बनाया जा रहा है, क्योंकि हम भूल गए हैं। यूरोप भूला नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, हम भूल गए हैं पार्टीशन में क्या हुआ, इसीलिए वो गलती हम फिर से दोहरा रहे हैं। और फाइनली पॉइंट नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुहरावर्दी को आज हम बुचर ऑफ बंगाल तो कह लेते हैं, लेकिन यही इंसान आगे जाकर 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनता है। उसको तो कभी जवाब नहीं देना पड़ा कि उसी के वजह से डायरेक्ट एक्शन डे में इतना खून खराबा हुआ, उसी ने लोगों को भड़काया, उसी ने पुलिस को पीछे खींचा, उसको तो कभी कहीं कोर्ट कचहरी नहीं करनी पड़ी। पिस्ता कौन है? पिस्ता तो छोटा इंसान ही है। पिसेंगे आप और हम। बड़े बड़े नेतागण तो ऊपर बैठे रहेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाएंगे, अपने लड़के को फॉरेन भेजेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन इन दंगों में पिसोगे आप और मैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हमारे नेतागण हमें जो भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, अस वर्सेस देम करते हैं, हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ले और देखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, और थोड़ा सा इतिहास देखें कि जो गलतियां हम पहले कर चुके हैं वो गलतियां हम फिर से ना करें। और इसीलिए यह इतिहास जानना इतना ज्यादा जरूरी है। अगर आप सही इतिहास नहीं जानोगे तो इसी इतिहास को गलत तरीके से आपको परोसा जाएगा और आपको फिर से भड़काया जाएगा।